प्लस बहुत सारे लोग इसमें तुक्का बहुत मारते हैं और उनको ये रियलाइज नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में इवन दो उनकी करेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं बट नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और मेरे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सूरज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंडियन आर्मी। वेलकम सूरज टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम। सूरज, वी आर वेरी ग्लैड दैट कुछ ही महीनों में यू विल बी रेडी टू सर्व आवर कंट्री। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि हाउ इज द फीलिंग, एक फीलिंग अभी राइट नाउ व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू जॉइन इंडियन आर्मी। मैं करीब 2 साल से ट्राई कर रहा था आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। सो व्हेन आई फाइनली गॉटन इनटू, लाइक इट फील्स अमेजिंग। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सीडीएस का जो मैंने क्वालिफाई किया है। इसके पहले मैं 3 बार अटेम्प्ट दे चुका था जिसमें मैंने रिटन क्वालिफाई किया था बट मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा था। सो फाइनली इट फील्स वेरी अमेजिंग। सूरज, आपने जैसे बताया कि ये चौथा अटेम्प्ट था, आपने चौथी बार सीडीएस लिखा था। ये सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, देश को सर्व करने का, वो कब शुरू हुआ? ये एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में। सो आई डोंट नो, थोड़ा बहुत मूवीज से भी मोटिवेशन आया बट थोड़ा बहुत अंदर से भी था कि थोड़ी डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहिए, थोड़ी एडवेंचरस लाइफस्टाइल चाहिए। प्लस मैंने बुक्स भी पढ़ी थी फॉर लाइक देयर इज अ बुक बाय रचना रचना बिष्ट, परमवीर चक्र अवॉर्डीज। सो जैसे जैसे मैं जानता गया आर्मी ऑफिसर्स के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो मेरे अंदर से मोटिवेशन बढ़ता गया। सो आई मेड माई माइंड कि आर्मी में ही जाना है। सूरज जी, जैसे इवेंचुअली आप जब कॉलेज के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थे तब आपने डिसाइड किया कि सीडीएस एग्जामिनेशन लिखना है, उसके बाद फिर इंडियन आर्मी में जाना है। Yes. जो सबसे पहले मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है जिसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम कहते हैं। पहले तो मैं इसका पैटर्न समझना चाहती हूँ, किस तरीके से पैटर्न होता है पेपर का, और फिर बाद में जो इंटरव्यू या फिर एसएसबी जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत हम रिटन से करते हैं। तो रिटर्न में 3 पेपर होते हैं। इंग्लिश का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है और मैथ्स का पेपर होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी ब्रांच ऑफ द आर्म्ड फोर्स सिलेक्ट करो, उस हिसाब से आपको पेपर लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको इंग्लिश, जीएस और मैथ्स तीनों का पेपर लिखना होता है। इसके अलावा अगर आप ओटीए में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ इंग्लिश और जीएस का पेपर लिखना रहता है। और जब आप फॉर्म भरते हो तो अब आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हो। और अगर आपने सारे एकेडमीज के लिए क्वालिफाई किया तो आपको हर एकेडमी से एसएसबी का कॉल आता है। बट आप एक ही एसएसबी फाइनली सिलेक्ट कर सकते हो जो आपकी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। इसके बाद जब रिटन क्वालिफाई हो जाता है, रिटन में एक ओवरऑल कट ऑफ रहता है और एक सेक्शनल कट ऑफ रहता है जो जनरली 20% रहता है हर पेपर में, और एक ओवरऑल कट ऑफ रहता है जो सारे पेपर्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। उसके बाद जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो देन यू गेट अ कॉल फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसे हम एसएसबी कहते हैं। तो ये एसएसबी ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड है और ये 5 दिन का प्रोसेस होता है पूरा इंटरव्यू का। और फिफ्थ डे जिसको हम कॉन्फ्रेंस डे बोलते हैं, उस दिन फाइनली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं about whether you are recommended or not, and then फाइनल एक मेरिट लिस्ट आती है जो यूपीएससी पब्लिश करता है। ये तो एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, पहले रिटन होता है उसके बाद फिर एसएसबी होता है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगी हर स्टेज में। शुरुआत में रिटन से करना चाहूंगी। तीन तीन पेपर्स होते हैं आपके, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज और इंग्लिश होता है। कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से कट ऑफ क्लियर करना है? तो सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का, जो हमें 2 घंटे मिलते हैं और हमें 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। हर क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 0.833 मार्क्स और एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है जिसमें होती है दैट कम्स अराउंड टू 0.277। तो इंग्लिश में देखिए टोटल 10 से 11 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे क्वेश्चन होता है,
स्पॉटिंग ऑफ एरर में क्वेश्चंस स्पॉटिंग ऑफ एरर के क्वेश्चंस होते हैं, पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, ये सबका मिक्स करके टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। सो मैंने जैसे प्रिपरेशन किया था, मैं उसका आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने अपनी ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि अगर आप ग्रामर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप इजीली 80 to 90% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस हम लोग इंग्लिश में ये गलती करते हैं कि हम लोग इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि इंग्लिश पूरे सीडीएस पेपर का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो आपको सबसे पहले अपने ग्रामर को एकदम .0 से आपको एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। प्लस मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपको अपनी गलतियां पता चले, कहाँ आप मिस कर रहे हैं और कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे लोग इसमें तुक्का बहुत मारते हैं और उनको ये रियलाइज नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, इवन दो उनकी करेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, बट नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अपनी ग्रामर को एकदम अगर आपको आता है तो भी आपको फुल एकदम नाउन्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस वगैरह सब एकदम A to Z करके जाएंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। प्लस मॉक टेस्ट। किन किन ये तो इंग्लिश की बात होगी, अब कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से कम करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को रेफर करना है इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के ग्रामर के लिए आप कोई भी एक बुक, रेन मार्टिन की बुक आती है, इट इज वेरी हेल्पफुल, आप वो यूज कर सकते हैं। मैंने गौरव गर्ग सर जब इंग्लिश पढ़ाते थे तो उनका एक मेरे पास पुराना कोर्स पड़ा हुआ था, तो उनसे मैंने ग्रामर मतलब सीखी थी। ऑल्दो मैं थ्रू आउट इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, बट फिर भी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको वेरी बेसिक से उठाएं और फिर आप उसे एडवांस लेवल तक जाके पढ़ें, तो ही आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो हमें बोलने में अच्छा लगता है या फिर जो हमारे कान को सुनने में अच्छा लगता है, हम समझते हैं कि वही ऑप्शन राइट है, बट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, एंड स्पेशली एग्जाम्स के लिए हमें इतना बड़ा गैम्बल नहीं करना चाहिए। सो प्लस इंग्लिश में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो जीएस और मैथ्स में आपके ऊपर प्रेशर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से लिखें। ये तो बात हमने इंग्लिश के रिसोर्सेज और किस तरीके से इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की और जनरल स्टडीज की। क्या रिसोर्सेज होना चाहिए और किस तरीके से इनके भी पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं? देखिए, जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। आई मीन इट कवर्स फ्रॉम जो मतलब सिविल्स में प्रीलिम्स का पेपर, प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, वही सिलेबस सीडीएस में जनरल स्टडीज का होता है। तो सबसे स्कोरिंग पार्ट जनरल स्टडीज में अगर कुछ है तो वो है करंट अफेयर्स। तो आपको कम से कम लास्ट 6 to 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। दिस इंक्लूड्स सम ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, क्योंकि डिफेंस का पेपर है, सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अगर डीआरडीओ ने कोई नई वो की है, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट की है, या फिर इसरो ने कोई नई डेवलपमेंट की है, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो ये करंट अफेयर्स पार्ट अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो गेम, तो इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल टू क्लियर द पेपर। जनरल स्टडीज में भी बच्चे वही गलती करते हैं जो सीडीएस में करते हैं, विच इज दे अटेम्प्ट ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड दे मिस आउट ऑन द पार्ट लाइक ऑन द नेगेटिव मार्किंग पार्ट। सो अगर आपको जनरल का कट ऑफ क्लियर करना है, सो ऑल यू नीड टू डू इज आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक्यूरेटली आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी ठीक से अटेम्प्ट करते हो तो आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल लोगे। उसके बाद देन यू कैन पुश फॉर ग्रेटर मार्क्स। और मेरी पर्सनली ये स्ट्रेटेजी रही थी कि मैं जैसे मेरे को एशियंट और मेडिवियल मैंने पास्ट ईयर एनालिसिस किया, तो वो वाला जो सब्जेक्ट्स है दे वर वेरी टाइम टेकिंग, बट वो उतना रिटर्न नहीं देते थे क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस आते नहीं थे पेपर में। सो इट्स बेटर कि आप कुछ सब्जेक्ट्स अगर चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। इसमें मैंने विपिन सर का एक 10,000 एमसीक्यू का कोर्स था, वो मैंने लिया था। एंड वो कोर्स इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, यू नीड कंटिन्यूस रिविजन। सो वो एक ही कॉन्सेप्ट को कम से कम 10 बार नहीं तो
मतलब मल्टीपल टाइम्स वो आपको रिवीजन कराते हैं थ्रू आउट द वीडियोस। प्लस इसके अलावा अगर पेड कोर्स नहीं भी लेना है तो भी उनका जो फ्री कोर्स यूट्यूब का चलता है वो 2 लेक्चर लेते हैं दिन में। सो वो मैं रेगुलरली वॉच करता था एंड इट रियली हेल्प मी क्रैक द एग्जाम। अब बात करें अगर हम मैथमेटिक्स की, सो मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स। एंड अगर आप उसमें से 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो तो भी इट इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। द पॉइंट मैथ्स में क्या होता है कि लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं, लाइक उनको अगर कोई क्वेश्चन पे वो अटक जाते हैं देन ऑल्सो दे स्पेंड अराउंड 30 मिनट, लाइक 10 मिनट 15 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए। बट व्हाट एस्पिरेंट शुड डू इज, उसको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और भले ही उस टॉपिक उसने पढ़ा हुआ हो तो भी उसको छोड़ के सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए जिसमें वो श्योर शॉट है। बिकॉज अगर 100 क्वेश्चंस है तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आ जाएंगे। और मैथ्स में तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर गुड यू गेट। और कुछ चीजें आपको याद करनी, जैसे यू मस्ट लर्न द टेबल्स अप टू एटलीस्ट 25 तक की टेबल आपको आनी चाहिए रटी हुई, ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सको। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स ये सब याद होने चाहिए ताकि आप कैलकुलेशंस अपनी बहुत फास्ट तरीके से कर पाओ। सो ये थी मेरी रिटर्न की स्ट्रेटेजी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो कई बार होता है बहुत लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो फिर उनको अलग से कुछ क्या खास बातें ध्यान रखनी है मैथमेटिक्स को लेकर? मैथ्स अगर नहीं है आपका तो आई थिंक आप सिर्फ ओटी के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि बिकॉज अगर आपको आईएमए या फिर एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी जाना है तो मैथ्स आपके सिलेबस, मतलब आपने 12th में मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपको ओटीए में जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अगर मैथ्स ना भी पढ़े हो तो भी आप जा सकते हो। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी का बैकग्राउंड मैथ्स में नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल जिसने 11th और 12th मैथ्स में नहीं किए, तो उसको वो पेपर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और आईएमए के लिए। उसको सिर्फ इंग्लिश और जीएस पे ही फोकस करना है, उसको मैथ्स देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जनरल कट ऑफ की बात करूं, अभी आप जैसे एयरफोर्स नेवी और आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं हम्म। उस विषय में आप थोड़ा सा बता सके। अच्छा, सो लाइक मेरे पास वो है द कट ऑफ फॉर 2019 वाज आई थिंक, आईएमए का गया था 116, आईएनए का गया था 105 और एयरफोर्स का गया था अराउंड 130 और ओटीए का गया था 78। सो ओवर द पास्ट ईयर्स मैंने ये एनालाइज किया है कि अगर आप 95 तक स्कोर कर लेते हो देन यू विल क्लियर द कट ऑफ फॉर ओटीए। प्लस अगर आप थोड़ा और स्कोर कर लेते हो क्योंकि आपके पास मैथ्स भी है, तो अगर आप मैथ्स में अगर आप 40 या 50 मार्क्स भी ले आते हो और अगर आप 140 150 मार्क्स ले आते हो देन यू कैन इजीली स्कोर, इजीली क्लियर द कट ऑफ फॉर आईएमए। और एयरफोर्स नेवी के लिए आपको एटलीस्ट 150 टारगेट करना चाहिए, बिकॉज एयरफोर्स का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और अगर आप एक विमेन कैंडिडेट हैं तो यू शुड नॉट, बिकॉज मेल में सीट, मेल में जो वैकेंसीज है वो भरती नहीं है क्योंकि बच्चे इतने रिकमेंड होते नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, जो लेडी कैडेट्स हैं, लेडीज के लिए सीट्स बहुत कम है, 15 सीट्स ही हैं। तो अगर कोई गर्ल है वो अप्लाई कर रही है सीडीएस एग्जाम के लिए और ओटी के लिए तैयार कर रही है तो उसको कम से कम 180 एम करके या फिर 170 एम करके चलना चाहिए। बिकॉज जो यूपीएससी ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट निकालता है उसमें जो मार्क्स ऑफ लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है वो हमेशा 175 प्लस ही होता है। सो अगर आप एक गर्ल हैं, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं सो एटलीस्ट यू शुड स्कोर 180 185 टू बी इन द मेरिट लिस्ट। कि लड़कों के लिए ये बेनिफिट है कि उनको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना रहता है, क्योंकि लड़कों कभी मेरिट आउट नहीं होता है। मेरिट आउट इज जब एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को लिस्ट किया जाता है और जितनी वैकेंसी है वो फिल की जाती है। तो हमेशा जो लड़के हैं वो कम पड़ जाते हैं और वैकेंसी ज्यादा रहती है। बट लड़कियों के केस में इसका एग्जैक्टली उल्टा है, लड़कियों के केस में सिर्फ 15 वैकेंसी है और
क्या कहते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो लड़कियों को रिटर्न में अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, वेयरएज लड़कों को सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने पे ध्यान देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। सूरज जी, ये आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बताया किस तरीके से इन्हांस करने अपने नंबर, गर्ल्स और बॉयज कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, गर्ल्स को क्यों अपने कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने हैं। अब मैं बात करती हूँ एसएसबी की। एसएसबी के लिए कैसे तैयारी करनी है एक कैंडिडेट को, क्योंकि एसएसबी कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा जाता है बट यू डू नॉट सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। तो कैसे तैयारी करनी है, 5 दिन का एसएसबी होता है। सो देखिए, एसएसबी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर है। 5 दिन के दौरान आपकी पर्सनैलिटी को पूरा इवेल्युएट किया जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, बट इट इज अ वेरी बिग प्रोसेस। आपको ये सारी जो ट्रेड्स हैं ये अपनी डे टू डे लाइफ में जब तक आप वो नहीं उसको फॉलो नहीं करोगे, तब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट वहां पे एकदम से जाके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसएसबी के लिए ये है कि आपको इंग्लिश अपनी सुधारनी है, बिकॉज all the communication at in the army at officer level it's done in English. So they require, मतलब वो चाहते हैं कि आपके पास एक मिनिमम प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश को लेके। आप इजीली कम्युनिकेट कर पाए अपने आइडियाज, जो आप, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। सो वहाँ पे आपको अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। तो अनलेस आपकी इंग्लिश अच्छी हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कैंडिडेट। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल है, बट क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सो इसलिए दे डोंट गेट सिलेक्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मेरा भी 1-1.5 साल ड्रॉप हो गया था, तो काफी प्रेशर भी आता है सोसाइटी से कि घर पे बैठे हुए हैं और 23 साल हो गए, 22 साल हो गए, अब क्या कॉलेज की बात क्या। सो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपने नेगेटिव ज्यादा सोचा, सो ये कहीं ना कहीं आपके इवेल्युएशन में दिखेगा। और एक और चीज ये है कि हमेशा आपको एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अपनी सोच रखनी है। क्योंकि एसएसबी में मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि आपको एक फोटो दिखाई जाती है और आपको उस पर स्टोरी लिखनी रहती है। तो उस स्टोरी के बेसिस पे फिर उस पर डिस्कशन होता है। तो अगर आपकी स्टोरी में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को ढंग से वो कर, परसेप्शन बेस्ड टेस्ट होता है वो बेसिकली। तो अगर आप सही चीज से उसको समझ पाए, उस स्टोरी जो इमेज है, तो आप उस पर एक डिसेंट स्टोरी लिख सकते हो। प्लस उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप उसको ढंग से नरेट कर पाओ, और आपकी जो स्टोरी है उसे आप जो भी आपके साथ में मेट्स जो देने आए पेपर, उनको आप कन्वे कर पाओ। इसके अलावा ये फर्स्ट डे हो गया। फर्स्ट डे के बाद 3 मेजर टेस्ट होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि टैग करके एक एक्सरसाइज होती है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। उसमें आपको फोटोज दिखाई जाती हैं फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन इट। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको वो होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपकी आंखों के सामने 15 सेकेंड्स के लिए एक वर्ड आता है एंड देन यू हैव टू राइट अ सेंटेंस बेस्ड ऑन दैट वर्ड। उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सो यू गेट अ पैम्पलेट, उसमें 60 सिचुएशंस लिखी रहती है एंड देन यू हैव टू राइट अ सोल्यूशन फॉर इट। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पैम्पलेट में एक स्टेटमेंट रहेगा कि यू एंटर इनटू योर रूम एंड यू फाइंड अ स्नेक, you, and then space blank. So you have to react to these situations whatever way you can. So इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, एज मैंने भी अपने दोस्तों को देखा है कि वो पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं बहुत सारी चीजें। जो स्टोरीज रहते हैं वो पहले से याद करके जाते हैं, जो वर्ड्स या सेंटेंसेस है वो भी वो पहले से याद करके जाते हैं। बट उससे इट डिफाइज द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू।
क्योंकि वो आपकी इंस्टिंक्ट्स देखना चाहते हैं, और अगर आप वहां जाके फेक करोगे तो वहां पे जो एसएसएस बैठे हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, वो आराम से समझ जाते हैं, तो दे कैन इजीली कैच यू। तो मेरा जो क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें मेरा यही सजेशन रहेगा लोगों से कि आप अपना जो अप्रोच है वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रखिए। आप जो भी पिक्चर परसीव कर रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे सॉल्व करते। तो सोल्यूशन पे फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। फिर जो दूसरा टेस्ट होता है उसको बोलते हैं जीटीओ। जीटीओ इज ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर। सो वो क्या कहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 days टोटल 9 टास्क रहते हैं जो हमको करने रहते हैं। इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये बहुत सारे टास्क होते हैं। मैं डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है अपने पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव एज वेल एज यू हैव टू बी असर्टिव, बिकॉज आपको अपना आइडिया भी लोगों को बताना है कि देखो मैं ये आइडिया बता रहा हूँ, दिस कैन ऑल्सो वर्क। बिकॉज जब 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनता है कोई भी एक्सरसाइज में, सो देर इज अ बहुत लाइक नो वन लिसन्स जनरली किसी के भी ओपिनियन को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरा आइडिया लग जाएगा तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू सपोर्ट जो सामने वाला बोल रहा है, एंड इन रिटर्न यू शुड इंश्योर कि आप जो बोल रहे हो वो क्या कहते हैं दूसरे वाले भी सुने, क्योंकि इस बार हमारे बैच में से 7-6 लोग रिकमेंड हुए थे फ्रॉम द सेम बैच जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ 1 या 2 बंदों को ही लेंगे वो लोग। जितने लोग उनको मिले दे टेक। सो यू हैव टू बी कोऑर्डिनेटिंग विद द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप, प्लस यू हैव टू बी लिटिल असर्टिव, ताकि आप जो अपना आइडिया दे रहे हो वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है। उसके बाद जब जीटीओ हो जाता है, देन द थर्ड एसेसर इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जिसे आयु बोला जाता है। एंड वो एक बहुत ही सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल रहता है, जनरली कर्नल या उसके ऊपर के जो रैंक्स रहते हैं वो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स रहते हैं। तो उनके साथ जनरली 1-to-1 इंटरव्यू होता है फॉर फॉर अराउंड 30-40 मिनट्स, कभी कभी वो 1 घंटे तक भी स्ट्रेच हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे वो पूछेंगे, जैसे कि आपका मोटिवेशन क्या है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ये एक चीज आपको हमें जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तब से आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन आर्मी या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस, तो उसका मोटिवेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप उनको कम्युनिकेट कर पाओ। इसके अलावा अ, अगर आप जिस बैकग्राउंड से हैं, यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि वो आपसे उस बैकग्राउंड के क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ज्योग्राफी में बीए ऑनर्स किया है तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू द बॉर्डर्स, या फिर जो मिडिल ईस्टर्न में अभी इसराइल पैलेस्टीन वॉर हुआ तो उसकी ज्योग्राफी आपसे पूछ सकते हैं। वो आपसे आइलैंड्स के बारे में पूछ सकते हैं जो इंडिया के नेबरिंग में है, या फिर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप जैसे मैं फाइनेंस का स्टूडेंट था तो मुझसे इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वट एवर इज योर बैकग्राउंड यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग के मतलब साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी उनसे पूछो तो उनको पता नहीं रहते। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी नॉलेज अच्छे से ब्रश्ड अप होनी चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में एक तो क्या कहते हैं, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे आपको सब कुछ पता होना रहता है, क्योंकि इंटरव्यू के पहले आपको एक पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता है। पीआईक्यू फॉर्म जैसे सिविल सर्विसेज में डैफ का फॉर्म होता है, वैसे ही सीडीएस में आईओ के पहले पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता है, जिसमें आपको अपने इंटरेस्ट, हॉबीज, मार्क्स वगैरह ये सब लिखने रहते हैं। और अगर वो फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक गलती जो और बच्चे करते हैं इंटरव्यू में, जो मैं भी करता था, कि जब भी
कर्नल या फिर इस रैंक के ऑफिसर्स हैं, जब भी आपसे सवाल पूछते हैं तो आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो, बिकॉज आप 1 to 1 बात कर रहे हो, आपने कभी लाइफ में किया नहीं है, तो मतलब बहुत प्रेशर हो जाता है। तो मेरी ये मतलब फिर मैंने ये सीखा कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसे नहीं कि आप बिना सोचे कुछ भी बोल दो जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में है। टेक अ पॉज, अगर आप 10 सेकंड भी रुक रहे हो, सो दे वोंट माइंड। 10 सेकंड आप रुको, आराम से सोचो, अपना सेंटेंस फॉर्म करो और फिर बताओ। क्योंकि ऐसे मेरे साथ भी हुआ था पहले कि जनरली उन्होंने पूछा था मुझसे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने बहुत ही हे बार आंसर दिया। सबसे पहले मैंने अपने कॉलेज का बता दिया, फिर मैंने अपने 10th का बता दिया, फिर मैंने अपने 12th का बता दिया, फिर मैंने हॉबीज बता दी। तो ऐसा मैंने किया तो वो एक स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव अ स्ट्रक्चर्ड आंसर, कि धीरे 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 आप प्रोग्रेस करो। स्ट्रक्चर, That- कॉन्फिडेंस रखना है। और जैसे आपने बताया कि एसएसबी में आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं जा सकते, वो आपके इंस्टिंक्ट्स और स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं। और अगर हम पीआई की बात करें तो जो भी आप फॉर्म भरते हैं वो बहुत ही डिलिजेंटली भरें, और जो भी yes, yes. बैकग्राउंड है आपका, जो भी PIQ आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर एसएसबी की बात करूँ तो जब एक एस्पिरेंट प्रिपेयर करते हैं सीडीएस। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होती है, 5th डे, जिसमें तीनों एसएसएस मिलके आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो ये आपने अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया, और जो भी गलतियां हो जाती हैं जो आपने अपने 4 एसएसबी के एक्सपीरियंस से सीखा, उसको यहाँ पे समझाया। एक और चीज मैं जो जानना चाहती हूँ, जब एस्पिरेंट रिटन राउंड की प्रिपरेशन करते हैं सीडीएस की, तो क्या साथ ही साथ उन्हें एसएसबी के लिए भी पैरेलली तैयारी करनी चाहिए? हाँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला एम तो दिमाग में ये होना चाहिए कि रिटर्न क्लियर करें। बट यस, साथ में आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स कर सकते हो आप, और आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो मिरर के सामने खड़े होके डेली 10 मिनट्स 20 मिनट्स अगर आप करोगे, सो इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्किल्स इन दैट वे। प्लस जो चीजें पॉजिटिविटी वगैरह वो आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट। ये तो हमने पूरा जान लिया, एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट यू शेयर योर एक्सपीरियंस। आप बहुत जल्द एक लेफ्टिनेंट होंगे, और यू आर गोइंग टू बी इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल कि हार नहीं माननी है जब तक यू डू नॉट गेट योर फाइनल रिजल्ट। जैसे अब आपके भी केस में यू गेव 4 SSBs. How study IQ has been part of your journey, because this is very special. You're going to be officer in Indian Army, going to serve country in uniform. तो जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश वाला पोर्शन जो मैंने कवर किया उसमें गौरव गर्ग सर का एक बहुत बड़ा रोल था। प्लस करंट अफेयर्स और जीएस की प्रिपरेशन में मैं फुल क्रेडिट विपिन सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वीडियोस ने काफी हेल्प की मेरी। प्लस मैंने सेल्फ नोट्स भी बनाए देख देख के वीडियोस। और इंटरव्यू के दौरान जो भी करंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे, वो जब अंकित सर वीडियो लाते हैं या फिर गौरव गर्ग सर वीडियो लाते हैं, तो वो काफी हेल्प करता है। बिकॉज इंटरव्यू में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्या कहते हैं, करंट इवेंट से अपडेटेड रहें। सो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आई एम वेरी थैंकफुल टू स्टडी IQ. Thank you so much, Suraj. We are very proud of you that you cleared such a prestigious examination and you're all set to serve as officer in Indian Army. Coming to the end of the session, it was extremely pleasure to have you, your experience of CDS and SSB. Thank you, and we wish you good health.